जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ पूरे भारत की यात्रा करेंगे या पश्चिम से पूरब की तरफ यात्रा करेंगे तो भारत के वासी में एक भारी विविधता आपको उनके रंग, उनके रूप, उनके कई बार कल्चर, उनके भाषा की वजह से देखने को मिलेगा, उनके शारीरिक स्वरूप के कारण भी मिलेगा। एक दूसरा आपको अंतर मिलेगा, कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको वनों से आज भी उतना ही लगाव है जितना आदि काल में लोगों का लगाव रहा था, जबकि कई सारे लोग शहरों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जो वर्तमान आज की जो आबादी है वो कौन है। क्या भारत के ये मूलवासी हैं? भारत की जो कुल आबादी है उनका मूल स्थान क्या है? क्या वो अस्थायी रूप से भारत में रहते आए थे या एक लंबे समय के बाद भोजन की तलाश में, युद्ध में या किसी अन्य तरीके से भारत में आए और यहीं पर अस्थायी बस गए? एक और डिबेट्स इस क्षेत्रों में चलता है कि भारत का मूल निवासी आर्य हैं, कई लोगों का कहना है कि द्रविड़ हैं, और इस आधार पे हम लोग यहाँ पे दावा सिद्ध करने का कोशिश करते हैं कि मूल निवासी कौन है। एक और इसमें डिबेट्स ये आते हैं कि जब प्रजातिवाद की बात होती है तो कहते हैं कि आर्य सबसे समृद्ध और सबसे समझदार श्रेणी में आते हैं जिन्होंने भारत को एक इतिहास दिया है, और इस प्रकार हम एक प्रजातिवाद की धारणा को लेकर आते हैं। तो ये सब समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के मूल निवासी कौन है, आपके पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या रहा है, और ये प्रजातिवाद का सिद्धांत क्या है, किस तरीके से भारत के लोगों के दिमाग में इस धारणा को भरा गया है या ये पुरातन टाइम से ही चला आ रहा है। भारत के संस्कृति का विकास किस प्रकार हुआ, ये सब तराशने की कोशिश करेंगे। मजरूह सुल्तानपुरी साहब का एक प्रसिद्ध शेर है, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का इतिहास भारत का रहा है और वर्तमान के जो आबादी हैं इसी कारवां के कारण निर्माण हुआ है। आज जो 140 करोड़ भारतीय हैं और जो अलग अलग विविधताएं आपको रंग, रूप, भाषा में देखने के लिए मिलता है, ये इसी कारवां का परिणाम है। एक देश का विकास भी, भारत के देश का विकास भी इसी तरीके से हुआ है। इतिहासकारों के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में एक के बाद एक कई दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग समूह, गुट, जिनकी अलग मान्यताएं, अलग आस्था, अलग रंग रूप था, भारत में आए और धीरे धीरे वो अस्थायी होते गए, भारत में रहते गए और धीरे धीरे भारत के वर्तमान स्वरूप में आए। इसी प्रकार कई सारे समूह अलग अलग क्षेत्रों से भारत में आए और भारत के अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ पे बसते गए और यहाँ कारवां बनता गया। इसमें एक क्रम अनुसार जो इतिहासकार, एक सर्वमान्य सिद्धांत है इतिहासकारों का, उसके अनुसार सबसे पहले भारत में नीग्रोज आए। नीग्रोज के बाद आग्नेय या जैसे ऑस्ट्रिक कहते हैं उनका आगमन हुआ, उन्होंने लंबे समय तक भारत में रहा। इसके अलावा फिर द्रविड़ लोगों का आगमन हुआ, द्रविड़ के बाद आर्य, और आर्य के बाद एक और लंबा श्रेणी देखते हैं जिसमें शक, कुषाण, हून, मंगोल और यहाँ तक कि अंत टाइम में जो इस्लाम कंट्री के बहुत सारे लोग हैं वो भारत में आए, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहीं भी अंततः बस गए। तो इस तरीके से हमारी संस्कृति का विकास हुआ। इसको एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। भारत में सबसे पहले नीग्रोज का आगमन हुआ। नीग्रोज का मूल निवास स्थान अफ्रीका अथवा उसके आसपास के क्षेत्र को माना जाता है। वो सबसे पहली बार अफ्रीका से अपने भोजन या अनुकूल जलवायु की तलाश में अरब से होते हुए पश्चिम भारत के रास्ते, जो पंजाब और बलूचिस्तान का हिस्सा है, उसी के रास्ते स्थल मार्ग से उन्होंने भारत में प्रवेश किया। इसके लिए एक जो समय निर्धारित किया गया है, ऐसा माना जाता है कि वो 7,000 से 10,000 ईसा पूर्व में भारत के सीमा क्षेत्र में प्रवेश किए और भारत में रहने लगे। भारत के ही रास्ते उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया है उनके विभिन्न क्षेत्रों में वो फैल गए और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक वो चले गए। नीग्रो समुदाय के लोग खेती पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। खेती के बजाय वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों पर डिपेंड रहना ज़्यादा उचित समझते थे और यही वजह है कि वो जंगलों में ज़्यादा रहने लगे और एक बड़ा आबादी दुनिया भर में फैले हुए है, लेकिन भारत में इसका आबादी काफ़ी कम है लंबे समय के बाद। और लेकिन फिर भी कुछ अवशेष भारत में बसे हुए हैं। जैसे दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो दक्षिण भारत के जो कडार जाति है और उराली जाति है वो नीग्रो के ही अवशेष माने जाते हैं। और अंडमान निकोबार में भी कुछ जनजातियां हैं जो नीग्रो समुदाय से हैं। ऐसा माना जाता है कि तीर धनुष चलाने की उनको कला की जानकारी थी और भारत में जो इनसे हजारों सालों बाद आर्य आए थे उनको तीर और धनुष चलाने की जानकारी या सीख इन नीग्रोज से ही प्राप्त हुई थी। नीग्रोज क्योंकि अफ्रीका के क्षेत्र से आए थे और वहाँ का जीवन यापन काफ़ी संघर्ष भरा रहता है, तो क्योंकि बहुत गर्म जलवायु की वजह से वहाँ के लोगों का त्वचा का रंग काला होता है और शरीर काफ़ी सुडौल, मजबूत टाइप के जबड़े उनके मजबूत होते हैं और आज भी आपको जंगलों में कुछ उनके अवशेष मिल जाएंगे। नीग्रोज के बाद दूसरे क्रम में भारत में ऑस्ट्रिक या जिनको आग्नेय कहते हैं उनका आगमन हुआ। ऑस्ट्रिक के बारे में माना जाता है कि यूरोप के किसी हिस्से में अग्निकोण नाम का स्थान है, वहीं से वो भारत की तरफ प्रवास किए थे और ये प्रवास बहुत लंबे समय तक होता था, हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष वहाँ से यहाँ तक प्रवास करने में उनको समय लग जाता था, क्योंकि
रास्ते में जो उनको संसाधन मिलता था उसका दोहन करते हुए उपयुक्त संसाधनों की तलाश में वो आगे बढ़ते थे। और ये सभी समुदायों के लिए समान रूप से लागू होता है। आग्नेय लोगों के भारत में आगमन के साथ उस समय मंगोल लोगों का भी कुछ रास्ते में एक जत्था मिला या रास्ते में उनका संसर्ग हुआ, जिनसे उनके स्वरूप रंग रूप में भी बदलाव आया। ये मूल रूप से इनका त्वचा का रंग काला था और नाक चपटे जैसा दिखाई देता था। इनके बारे में आर्यों के द्वारा लिखित बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें इनका उल्लेख मिलता है कि अपनी संस्कृति थी, अपनी पहचान थी, और इनका उल्लेख आर्यों के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में मिलता है। वर्तमान में जंगलों में जो आदिवासी एक बड़ा आदिवासी समुदाय है वो इसी वर्ग से संबंध रखता है। कोल और मुंडा जनजाति इसी निग्रो या इसी आग्नेय जनजाति यही इसी आग्नेय समूह से संबंध रखता है। न सिर्फ कोल और मुंडा, इसके अलावा भारत में एक बहुत बड़ा आबादी जिसको सो कॉल्ड हम लोग निम्न कास्ट कहते हैं, जिसमें डोम, भुइयाँ और ये सारे जनजाति हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इन लोगों का जो मूल स्वरूप है, जो हमेशा सेपरेट नहीं रहे हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में आते रहे हैं और सभी का स्वरूप बदलता रहा है। आर्यों ने इन्हें कई जगह पे निषाद नाम का भी जिक्र किया है। ये निषाद शब्द इन्हीं समुदाय से संबंध रखता है और कई बार आर्य जब भारत आए थे तो इनके त्वचा के स्वरूप के कारण इनका मजाक बनाया गया था। हालांकि एक उल्लेख यह भी मिलता है कि जब आर्य भारत में आए थे तो द्रविड़ और आग्नेय लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे से आसानी से घुल मिल के रहते थे। संबंध, सामाजिक संबंध उनके साथ बहुत प्रगाढ़ था। ये दो समुदाय के लोग भारत में रह ही रहे थे, भारत के जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल रहे थे, एक दूसरे से संबंध बना रहे थे, एक दूसरे से के संस्कृति में एक दूसरे को समृद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। इसी प्रक्रिया में एक नया गुट का भारत में आगमन हुआ जिसको द्रविड़ कहते हैं। आज भारत का अधिकांश आबादी द्रविड़ है और इनका वर्तमान में मूल स्थान दक्षिण भारत है। अब दक्षिण भारत में बड़े स्तर पर सांस्कृतिक और धार्मिक और कल्चरल रूप से समृद्ध लोगों को पाएंगे। ये सभी द्रविड़ समुदाय से संबंध रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ भारत में 3500 ईसा पूर्व पहले भारत में आए थे और इनका मूल स्थान भूमध्य सागर अथवा उसके आसपास का क्षेत्र था। वो ईरान और पश्चिमी भारत से होते हुए भारत में प्रवेश किए थे। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि जब द्रविड़ बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में बसे हुए थे, यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो की जो समृद्ध सभ्यता है उसका विकास भी द्रविड़ों के द्वारा किया गया था। लेकिन आर्यों के आगमन के बाद दोनों के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ और कन्फ्लिक्ट के बाद द्रविड़ दक्षिण भारत की ओर चले गए और दक्षिण भारत में ही वो अपना मूल स्थान बना लिया। हालांकि इस बात से बहुत सारे इतिहासकार सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि द्रविड़ों और आर्यों के बीच इतने बड़े पैमाने पर कोई युद्ध हुआ हो कि वो बड़े स्तर पर अपनी जगह को ही विस्थापित कर लें। इतिहासकार को प्रवास का एक कारण मानने का आधार ये है, उनका मानना है कि वो भूमध्य सागर से जब चले थे तो अफगानिस्तान में एक स्थान है बलूचिस्तान के ब्रुनोई जाति और बिहार के उरांव जाति में जो उनकी अपनी भाषा है द्रविड़ बोली जाती है। और इसके अलावा समस्त द्रविड़ जो समुदाय के लोग हैं, जो द्रविड़ गुट के लोग हैं, वो दक्षिण भारत में रहते हैं। द्रविड़ के बाद भारत में आगमन होता है आर्यों का। आर्य भी जैसा कि बाकी लोग एशिया, बाकी लोग यूरोप अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों से भारत में उनका आगमन हुआ था। आर्य को भी मैक्स मूलर के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो कैस्पियन सागर अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे और एक लंबे समय के प्रवास के बाद वो भारत पहुँचे थे। भारत आने के क्रम में एक लंबे समय तक वो ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में रुके थे। आर्य का ही एक अंश, एक हिस्सा ईरान में रुक गए थे, जहाँ वहाँ के संस्कृतियों का विकास किया और उसके बाद उन्हीं का एक टोली भारत में प्रवास किया था और यहाँ आके बस गए। आर्यों का भारत में आगमन का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में कल्चर, संस्कृति और भारत की अपनी पहचान की जो शुरुआत हुई है वो आर्यों के आगमन के बाद ही हुआ है, क्योंकि आर्यों के आने के बाद ही लिखित रूप से सभी प्रमाण मिलना शुरू हो गया है। इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री जी का कहना है कि आर्यों के आगमन के बाद ही उत्तर भारत का इतिहास शुरू होता है। हालांकि भारत में इस बात से, मैक्स मुलर के सिद्धांत से कई सारे लोग असहमति जताते हैं। उनका मानना है कि आर्यों के द्वारा लिखे गए जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें उनका मूल स्थान सप्त सैंधव नामक जगह को माना जाता है। सप्त सैंधव पंजाब अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों में है, जो सिंधु अथवा उसके उपनदियाँ हैं जहाँ से निकलती है, उस क्षेत्र को माना जाता है। आर्यों की सभ्यता प्रमुखतः ग्रामीण सभ्यता थी। तात्पर्य यह कि वो गाँवों में रहना पसंद करते थे, गाँवों में ही उनका कल्चर का विकास होता था। वो शहरों में बसने के बहुत फेवर में नहीं था और यही वजह है कि शहरी सभ्यता का कोई भी प्रमाण आर्य टाइम पीरियड तक नहीं मिला है। ये बहुत लंबे टाइम के बाद शहरों का विकास शुरू हुआ था। आर्यों के बाद एक समूह जिनका नाम किरात है उनका जिक्र मिलता है।
किरात मूल रूप से वर्तमान चीन और मंगोल के आसपास के रहने वाले लोगों को माना जाता है। इनके त्वचा का रंग पीला होता है। महाभारत में राजा भगदत्त का जिक्र है, जिन्होंने महाभारत में अपना सहयोग किया। महाभारत में उन्होंने सहयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि वो पूर्वोत्तर भारत से हैं और उनकी सेना म्लेच्छों की सेना थी, जो उत्तर भारत और हिमालय के तराइयों में रहते थे और आज के पूर्वोत्तर भारत में रहते थे। करीब 1000 ईसा पूर्व भारत में आए थे और भारत में ही आके बस गए। इन समूहों के बाद भारत में शक, हून, मंगोल के अलावा इस्लाम का भारत में आगमन हुआ। लेकिन अब जो नया आगमन हो रहा था वो भोजन की तलाश में या अनुकूल वातावरण की तलाश में नहीं हो रहा था, बल्कि अब जो आगमन हो रहा था वो अपने सत्ता के विस्तार, अपने महत्वाकांक्षा के विस्तार के लिए हो रहा था। लेकिन भारत की जलवायु, भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध रही है कि वो बाकी लोग भी यहाँ आके बस गए और भारत के संस्कृति में घुल मिल गए। इन लोगों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देते हैं। शक का शासनकाल पश्चिमोत्तर भारत में करीब 200 ईसा पूर्व अथवा पश्चिम भारत में रहा है। इनके एक प्रसिद्ध शासक जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, रुद्रदामन, और ये नर्मदा कटियावाड़ के इलाके में इनका शासनकाल था। ये भी पश्चिम एशिया से भारत में आए थे और भारत में आके अस्थायी रूप से बस गए। इसके अलावा कुषाण है, कुषाण के बाद मंगोल है, और मंगोल के बाद सबसे वर्तमान जो घटना है इस्लाम का, जो ईरान अथवा उसके आसपास से आए और भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार भी किए और अपनी सत्ता को भी स्थापित किया और भारत में ही बस गए। तो ये तो प्रक्रिया हमने अलग अलग तरीके से बताया कि कैसे एक के बाद एक समूह अलग अलग कारणों से भारत में आए। ये सभी समूहों के आगमन के बाद हमेशा वो लोग एक दूसरे के संसर्ग में रहे हैं और एक दूसरे से संसर्ग में रहने के बाद वैवाहिक संबंध भी था। वैवाहिक संबंध के बाद उनके ब्लड में, उनके त्वचा के रंग में बहुत बृहद बदलाव आया और आज इतने बड़े पैमाने पर ये बदलाव आया है कि ये बताना कठिन है कि आपके पूर्वजों का, मेरे पूर्वजों का मूल स्रोत क्या है। और क्योंकि हम मैक्सिमम अपने 5 या 10 पूर्वजों का नाम बता सकते हैं, उससे पहले हमारा क्या इतिहास रहा है ये जानना बड़ा कठिन है। उसी तरीके से सांस्कृतिक रूप से जो आर्यों की मान्यताएं थी, आर्य से पहले जो द्रविड़ आए थे, जो निग्रोज आए थे, उनकी जो मान्यताएं थी, और फिर बाद में जो आर्य आए, वो एक दूसरे से इस तरीके से संसर्ग रखते थे कि एक दूसरे के कल्चर को वो प्रभावित कर रहे थे, एक दूसरे की भाषा को प्रभावित कर रहे थे। एक दूसरे के संसर्ग आने के बाद, एक दूसरे से वैवाहिक संबंध के बाद उनके शारीरिक संरचना और रंग रूप में भी बृहद बदलाव आ रहा था। भाषा के संबंध में आर्यों के द्वारा लिखित एक वैदिक ग्रंथों में जिक्र है, भगवान शिव ने जब अगस्त्य ऋषि को ये आदेशित किया कि आप दक्षिण भारत में जाएं और दक्षिण भारत में जाके उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संतुलन स्थापित करें, तब अगस्त्य ऋषि ने अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ के लोगों को जानते नहीं हैं, हम उनको किस तरीके से बात करेंगे, भाषाओं को किस तरह से कर पाएंगे। तभी भगवान शिव ने अपने डमरू के माध्यम से संस्कृत और द्रविड़ भाषा का निर्माण किया और अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत की तरफ गए और दोनों संस्कृतियों में, जो आर्य की संस्कृति थी और द्रविड़ की संस्कृति थी, उनको सामंजस्य स्थापित करने का कोशिश किया और दोनों को एक करने का कोशिश किया। तो इस तरीके से ये बताता है कि कैसे सभी समुदाय अलग अलग आए, लेकिन आज जो बृहद भारत का निर्माण हुआ है, जो हमारे धमनियों में, आपके धमनियों में खून दौड़ रहा है, ये संभव है कि सभी समुदायों का मिश्रित रूप हो। ये संभव है कि क्योंकि आज इतने लंबे समय के बाद ये पहचान पाना मुश्किल है कि आखिर ये मूल कौन है, आखिर इनके मूल में कौन है, और एक बहुत बृहद बदलाव आया है। यही भारत में विविधता में एकता की बात कही जाती है। और ये जो प्रजातिवाद का सिद्धांत है, जिसको बाद में नस्ल के आधार पर और इस आधार पे हमारे दिमागों में एक विचार भर दिए गए हैं कि निग्रोज क्योंकि उनके रंग काला है इसलिए वो कम सम्मान के दर्जे के हैं, और जो आर्य हैं उनका रंग गोरा होता है वो ज़्यादा सम्मान के दर्जे के हैं। एकदम रिसेंट टाइम में अंग्रेजों के आने के बाद ये विचारधारा का जन्म हुआ है। पहले इस प्रकार के कोई भी विचारधारा का कोई अस्तित्व नहीं था और भारत में सब लोग साथ साथ रहते थे। विभिन्न क्षेत्रों में इनके विकास में महत्वपूर्ण संबंध था। वेद व्यास के बारे में भी कहा जाता है कि उनके जो कुल थे वो आर्य से भी संबंध रखते थे और आर्यतर जो संस्कृतियाँ थी उनके पूर्वज उनसे भी संबंध रखते थे। उनके अंदर दोनों संस्कृतियों के बीच समन्वय देखने को मिलता है। इन्हीं सामंजस्य और इन्हीं विविधताओं में एकता को देखते हुए राष्ट्र कवि रामाधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, हे थाय आर्य हे था अनार्य, हे थाय हिंद चीन शक हून दल पठान मुगल एके देह होलोलीन। मतलब सब मिलजुल के एक ही हो गए हैं। आज ये बता पाना कि कौन किस मूल के है ये असंभव है।